हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वाईजी और मैं हूं वाईजी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन्स राइट्स अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसमें बेसिकली दो सेक्शन है, सेक्शन 39 और 40। अब थर्ड पर्सन इधर कौन होता है? ए बंदा है, ये अपना ट्रांसफरर है, ये अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन। तो ए के राइट्स होते हैं, बी के राइट्स होते हैं, लेकिन ये दोनों पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन है। क्या कोई तीसरा इंसान जो इस ट्रांजैक्शन के लिए पार्टी नहीं है उसको भी कोई राइट्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। सेक्शन 39 में मेंटेनेंस का राइट मिल सकता है, सेक्शन 40 में बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी का राइट मिल सकता है, और कवर्नेंट भी हो सकता है सेक्शन 40 में। मतलब प्रॉपर्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट अटैच्ड है, उसके थ्रू इस थर्ड पर्सन को राइट मिल रहा है। तो ये बेसिकली जिस्ट है, डिटेल में अपन आगे देखते हैं। तो भाई पहला सेक्शन है सेक्शन 39। बड़ी सिंपल सी बात करता है कि ट्रांसफर वेयर थर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। वही वाला अपना जो एग्जांपल है, ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करी, ये ट्रांसफरर ये ट्रांसफरी, इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पार्टी है, उसका राइट बनता है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसमें से मेंटेनेंस लेने का। ये सेक्शन बात करता है इफ एन इमूवल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एंड थर्ड पार्टी हैज राइट टू रिसीव मेंटेनेंस और अ प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट और मैरिज फ्रॉम दैट इमूवल प्रॉपर्टी और इट्स प्रॉफिट्स। तो भाई मैरिज का तो सिंपल है कि ऐसा मान लो कि ए ने ये जो प्रॉपर्टी है ये इसकी बेटी है एक्स, एक्स की मैरिज का एक्सपेंसेस निकालने के लिए ये प्रॉपर्टी खरीदी थी कि ये प्रॉपर्टी में से एक्स को मैरिज का खर्चा मिल जाएगा। ये उसके दिमाग में इंटेंशन था, इसी इंटेंशन से उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी। प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट होता है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो इस इंटेंशन से कि आप अपने नियर रिलेशन में किसी को गिफ्ट कर दोगे। मान लो इस बेटी को ही इसका इंटेंशन था कि फ्यूचर में गिफ्ट कर देगा प्रॉपर्टी, या फिर कोई पर्पस, जैसे मान लो ए का एक और बेटा है वाई और इसकी कॉलेज एजुकेशन की फीस इस प्रॉपर्टी से निकल जाए, ऐसा इसका इंटेंशन था। तो इसने इस प्रॉपर्टी में प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट क्रिएट कर दिया है अपने बेटे के कॉलेज एजुकेशन के लिए। अब अजीब सी बात यहाँ पे ये लग रही है कि ए ने प्रॉपर्टी खरीदी अपनी बेटी की शादी के खर्चे के लिए, बेटे के कॉलेज एजुकेशन के लिए, लेकिन फिर उसने ट्रांसफर कर दी बी को। मान लो उसने सेल कर दिए प्रॉपर्टी बी को। अब बी क्यों भाई उसकी बेटी की शादी के पैसे देगा या बेटे के कॉलेज के पैसे देगा? अपनी प्रॉपर्टी में से उसने खरीदी है ना, हमेशा नहीं देगा। बी पे परमानेंट ऑब्लिगेशन नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। ए ने जो सोच के खरीदी थी वो वचन बी को निभाना ही निभाना है, ऐसा नहीं होता। कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन है कि ट्रांसफरी हैड नोटिस। बेचने से पहले बी को ए ने बताया था कि भैया ये पूरा सीन है, तेरे को देने पड़ेंगे। मतलब बी को आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया ये जो प्रॉपर्टी मैं तेरे को बेच रहा हूँ इसमें से इतना पैसा अराउंड चला जाएगा। मतलब बी को प्रॉपर्टी बेचने से पहले नोटिस देना पड़ेगा इस बात का कि भैया ये प्रॉपर्टी जो है इसमें मैंने प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट या मैरिज क्रिएट कर रखा है जिससे मेंटेनेंस मिलेगा मेरे इन रिलेशंस को, बेटा बेटी को, जिसको भी। तो बी को नोटिस मिलना चाहिए, तभी इस प्रॉपर्टी में से ये वाली ऑब्लिगेशंस जो मेंटेनेंस की हैं पूरी होगी। और दूसरी सिचुएशन है जब बी ऑब्लिगेटेड होगा अगर ट्रांसफर ग्रेटिचुअस है। तो ग्रेटिचुअस मतलब ए ने बी को ये प्रॉपर्टी सेल नहीं करी है, गिफ्ट कर दी है। अब गिफ्ट कर दी है तो बी को फोकट में मिली है। तो यहाँ पे अगर बी के पास नोटिस नहीं होगा, मान लो ए फ्री में बी को ये प्रॉपर्टी देता है और बताता नहीं है, नोटिस भी नहीं देता कि भैया ये सब ऑब्लिगेशंस हैं प्रॉपर्टी पे, तो अगर एक्स या वाई जाके प्रूव कर देते हैं या ए भी बाद में प्रूव कर देता है कि भैया ये मेंटेनेंस की ऑब्लिगेशन थी इस प्रॉपर्टी पे कि इस प्रॉपर्टी से हमको ये मेंटेनेंस मिले, तो बी को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बी को फोकट में मिली है ना, बी को तो ग्रेटुइटसली मिली है, वो उसने थोड़े ना उसके पैसे दिए हैं। तो भाई जो चीज़ फोकट में मिली है उस फोकट की मिली हुई प्रॉपर्टी में से अगर कुछ ऑब्लिगेशंस पूरी करनी है तो मना कैसे कर देगा वो? How dare you! तो ये दो रूल हैं, या तो बी को पहले बता दो कि भैया ये है, ऐसा सीन है, तेरे को देना पड़ेगा, तभी वो डील करेगा, उस हिसाब से पैसे देगा प्रॉपर्टी खरीदने के, या फिर वो प्रॉपर्टी उसको फ्री में मिली है तो उसको माननी ही पड़ेगी बातें। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था सेक्शन 39 में। उसके बाद सेक्शन 40 भी अराउंड इतना ही सिंपल है, बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ लैंड। अब इधर जैसे 39 में मेंटेनेंस का राइट था, यहाँ पे थर्ड पर्सन को रिस्ट्रेंट का राइट है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि भैया वो एक इंटरेस्ट नहीं है दूसरे की इमूवल प्रॉपर्टी में, या फिर कोई ईजमेंट नहीं है। ईजमेंट क्यों नहीं है यहाँ पे बोला है? क्योंकि ईजमेंट अलग से ईजमेंट एक्ट से डील होता है, तो ईजमेंट का पूरा मैटर उधर है। ईजमेंट होगा तो सेक्शन 40 से डील नहीं होगा वो। और इंटरेस्ट कैसे होगा? मान लो ए ने बी को प्रॉपर्टी बेच दी और ए ने ये प्रॉपर्टी सी को ऑलरेडी मॉर्गेज कर रखी है, ठीक है। अब मॉर्गेज कर रखी है तो सी का इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है सीधा सीधा, तो वो अलग ही मैटर हो जाएगा।
सी अगर मॉर्गेजी है, सी के पास ए की प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है, तो सी थर्ड पार्टी नहीं रहा ना, सी डायरेक्टली प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसका डायरेक्टली प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे भी सेक्शन 40 नहीं लगेगा। अब यहाँ पे लिखा है विच इज नॉट एन इंटरेस्ट इन अनदर मूवेबल प्रॉपर्टी और इन ईजमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि ईजमेंट वाले को कोई राइट नहीं है या फिर जिसका इंटरेस्ट है उसको कोई राइट नहीं है। इसका बस ये मतलब है कि ईजमेंट के लिए अलग से एक्ट है, वो डील करती है, और अगर इंटरेस्ट है तो वो थर्ड पार्टी में आएगा ही नहीं, उसका सीधा सीधा डायरेक्टली इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी के अंदर। तो सेक्शन 40 थर्ड पार्टी की सिचुएशन बताता है। सेक्शन 40 बताता है कि भैया कब थर्ड पार्टी के पास राइट टू रिस्ट्रेंट होगा प्रॉपर्टी में। तो दो सिचुएशन में होगा। पहली सिचुएशन फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ हिज ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 11 याद है, सेक्शन 11 का एक्सेप्शन था जो बोलता था कि मान लो ए है, उसके पास एक बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड है, ये एग्जांपल दिया था मैंने, और ये प्लॉट वो आधा बी को बेच देता है। अब वो बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है कि ताकि वो अपने प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट कर सके। जैसे मैंने उधर एग्जांपल दिया था, मान लो ए का खेत है इस प्रॉपर्टी पे, तो वो बी पे रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर सकता है कि भैया तू जो मैं तेरे को लैंड बेचूंगा उस पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बना देगा, क्योंकि अगर तूने बना दी तो यहाँ से सूरज उगता है और यहाँ से सूरज उगेगा तो मेरे खेतों को सनलाइट मिलेगी नहीं और मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो ए को अपनी प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट करना है, इसलिए उसने बी पे रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करी है, वो अलाउड है। ये सेक्शन 11 का जो एक्सेप्शन पढ़ा था अपन ने उसमें दिया हुआ है। लेकिन सेक्शन 11 में ए की ही प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है ना, जैसे ए का ही ये पूरा प्लॉट था, उसमें से आधा उसने बी को बेचा है और ए की ही प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरर की ही प्रॉपर्टी है जिसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट का एक्सेप्शन मिला है। बस सेक्शन 40 की सिचुएशन 1 में ये जो राइट है ना, ये अपन दे देते हैं थर्ड पार्टी को। मतलब मान लो ये दो अलग ही प्लॉट थे और ये प्लॉट बी को सी ने बेचा है, तो अब ए तो कुछ नहीं है इस प्रॉपर्टी में, सी ट्रांसफरर है, सी ने बी को ये प्लॉट बेच दिया। तो इस केस में भी बी पे रेस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाएगी कि वो ए का बेनिफिशियल एंजॉयमेंट हैम्पर नहीं करे, वो यहाँ बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं बनाए। और दूसरी सिचुएशन अंडर एन ऑब्लिगेशन अनेक्स टू ओनरशिप वाया कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑब्लिगेशन अनेक्स टू ओनरशिप वाया कॉन्ट्रैक्ट होता है कवेनेंट। कवेनेंट का मतलब होता है कि एन अग्रीमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो प्रॉपर्टी के रिगार्ड में है। जैसे मान लो आपके पास एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के ओनर पे कोई ऑब्लिगेशन अटैच्ड है, तो पहले ये ए के पास थी और अब ये ट्रांसफर होके बी के पास चली गई है, तो अब ओनर कौन हो गया, बी। तो वो जो ऑब्लिगेशन है वो ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होगी, वो ए की ऑब्लिगेशन नहीं थी, वो ओनर की ऑब्लिगेशन थी। जैसे ओनर चेंज होगा वैसे ही वो ऑब्लिगेशन भी नए ओनर पे शिफ्ट हो जाएगी। तो पहली सिचुएशन हो गई फॉर द मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, और दूसरी हो गई अंडर एन ऑब्लिगेशन अनेक्स टू ओनरशिप वाया कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अपन कवेनेंट बोलते हैं। यही वाली सिचुएशन ले लो, ए को हटाओ, ये सब कुछ हटाओ, मान लो सी ने बी को ये प्रॉपर्टी बेची है और इस प्रॉपर्टी पे कवेनेंट अटैच्ड है कि भैया इस प्रॉपर्टी से 20% जो पैसा आएगा मंथली, वो 20% पैसा एक्स को जाएगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्स और सी के बीच में हुआ था और इन दोनों ने डिसाइड किया था कि जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा, अगर तूने प्रॉपर्टी बेच भी दी तो भी वो कवेनेंट उसके साथ जाएगा। तो इस केस में बी को भी एक्स को 20% पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक कवेनेंट अटैच्ड है लैंड के साथ। तो कवेनेंट होता है रिटन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू अ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड के केस में भी ये जो राइट है ये तभी एनफोर्स होगा अगर ट्रांसफरी को नोटिस होगा। जिस बंदे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसको पता होना चाहिए ऐसा बेनिफिशियल एंजॉयमेंट जो मिलने वाला है उसके बारे में, उसके डिटेल ट्रांसफर से पहले, या फिर अगर कोई कवेनेंट है प्रॉपर्टी पे तो उसके डिटेल पहले से, तभी वो उनको ऑनर करेगा। लेकिन अगर उसको फोकट में मिली है, ग्रेटुइटस ट्रांसफर है, तो फिर उसको करना पड़ेगा ऑब्लिगेशन दोनों फुलफिल, भले ही उसको पहले से ना पता हो। तो ये जो रूल है ये 39 और 40 में सेम है। 39 में मेंटेनेंस की बात होती है, 40 में मोर बेनिफिशियल एंजॉयमेंट की बात होती है और कवेनेंट के रिगार्ड में बात होती है। अब इसका एक लैंडमार्क केस है, केस बड़ा सिंपल सा है और इंडिया में तो इतना एप्लीकेबल भी नहीं है, लेकिन वही है भैया, अपने को केस पन्ने भरने के लिए लिखना, ज़्यादा नंबर चाहिए तो लिखने हैं, ज़बरदस्ती याद करने, भले आपके रियल लाइफ में कभी काम नहीं आए, तो इसलिए पढ़ लेते हैं। टल्क वर्सेस मॉक्से, इसको लेसेस्टर स्क्वायर केस भी बोलते हैं। इसके फैक्ट बड़े सिंपल से हैं। टी जो है वो ओन करता था लैंड लंदन में, और वो लैंड एक गार्डन था और उस गार्डन के आसपास हाउसेस थे। टी ने वो गार्डन ई को बेच दिया और उसके साथ कवेनेंट अटैच करा कि ई या उसके सक्सेसर आगे जितनी भी बार वो गार्डन ई ट्रांसफर करेगा अपने सक्सेसर्स को या असाइनीज को, सक्सेसर तो मतलब जिनको सक्सेशन के रूल्स के द्वारा प्रॉपर्टी मिले, मतलब ई के बच्चे, फिर उनके बच्चे, या फिर असाइनी मान लो, और असाइनी मतलब ई के बच्चे किसी को बेच दें या ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए, ठीक है, सक्सेसर के अलावा,
वो भी गार्डन इंटैक्ट रखेंगे और उस गार्डन पे कभी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। तो टी ने प्रॉपर्टी बेची ई को और कवेनेंट अटैच किया कि भैया जो प्रॉपर्टी बेची है उस पे कभी भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। और ये भी बोल दिया कि अगर तूने प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र करी, मान लो किसी को भी कर दी, जैसे इस केस में ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई मान लो एक्स को, फिर ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई वाई को, और फिर ये प्रॉपर्टी ऐसे अल्टीमेटली ट्रांसफ़र हो के एम के पास पहुंच गई। द गार्डन वॉज सोल्ड मैनी टाइम्स एंड एंडेड अप विद एम, जो अपना मॉक से था। M had notice of covenant, still he tried to construct buildings over the land. M को T और E की ये जो covenant वाली डील थी इसके बारे में पता था, नोटिस था, तब भी उसने बिल्डिंग क्रिएट करने की ट्राई करी, बिल्डिंग उस पर इरेक्ट करने की ट्राई करी लैंड पे। तो जो टी के रिप्रेजेंटेटिव थे, टी तो ऑब्वियसली मर चुका होगा तब तक, लेकिन टी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनने ऑब्जेक्ट करा, तो कोर्ट ने अग्री करा। कोर्ट ने बोला कि जितने भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही होंगे, ई के बाद एक्स वाई एम जितने भी आगे वो जाता जाएगा प्रॉपर्टी, वो भी उस कवर्नेंट से बाउंड होंगे। और उस कवर्नेंट की वजह से जो टी ने ई को लैंड बेचा था ना, वो एक बहुत फेमस जगह है लंदन में, लाइसेस्टर स्क्वायर। वहाँ आज भी बिल्डिंग नहीं है, वहाँ आज भी गार्डन ही है। ये जो परपेचुअल कवेनेंट की बात है ये इतनी एप्लीकेबल नहीं है आज की तारीख में, ये तो बस पुराना चलता आ रहा था। 1848 का केस था तो वहाँ पे अलाउ हो गया, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है। परपेचुअल कवेनेंट आप नहीं लगा सकते। आप जो अपना नेक्स्ट बंदा जिसको बेच रहे हो उसको बोल सकते हो कि तू ये करेगा नहीं करेगा, उसके साथ अग्रीमेंट कर सकते हो, लेकिन जब वो बेच देगा तो उसके नेक्स्ट बंदे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी। तो इतना कुछ एप्लीकेशन नहीं है, बस बहुत ही लैंडमार्क केस है और लाइसेस्टर स्क्वायर बहुत फेमस जगह है, इसलिए रट लेते हैं। टल्क वर्सेस मॉक से नाम भी अच्छा सा है। तो ये एकदम सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी सेक्शन 39 और 40 की, लेकिन जाने का नहीं है, जाने की जल्दी मत किया करो। देखो एल्गोरिथम के लिए भाई का चैनल ग्रो हो, इसलिए एल्गोरिथम के लिए लाइक और कमेंट एक बार कर देना। तुम्हें यूजलेस लग रहा है तो भी कर देना। और टीपीए एकदम डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पे मेरा डिटेल्ड कोर्स का वीडियो आ जाएगा, वो चेकआउट कर लेना। अगर तुम जुडिशरी के एस्पिरेंट हो तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर प्लेलिस्ट देखनी है यूट्यूब की फ्री टीपीए वाली इसी तरह के वीडियोस की, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, वो भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।